बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक सियासी बुनियादों पर दायर की गई पटिशन ज़ेर समात है, उसकी आइनी और कानूनी हैसियत के ऊपर बहुत से सवालात जो हैं वो उठ गए हैं। एक तो सबसे पहले जो 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया। उसके बाद आपने देखा कि जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के एक और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस तारक मसूद, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है पहले उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करने पर जोर दिया और इस बेंच के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ात उठाए और ख़ुद को इससे अलग भी कर लिया। उनके इस अलग करने के बावजूद जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उन्होंने 7 रुकनी बेंच बना दिया और इन दोनों इतराज़ करने वाले जजेस को उससे बाहर कर दिया। लेकिन कानूनी और आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये तो बेंच अपनी जो तश्कील है उस वक़्त ही मुतनाज़ा हो गया था और अब इसका जो केस सुनना है और समाअत करना है उसकी जो हैसियत है वो भी कोई नहीं रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि माजी में सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती फ़ैसले मौजूद हैं उसका फिर जो है वो क्या किया जाएगा, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। इसके ऊपर जो गौर व खौज किया जाना बाकी है। ये बात ऐसी कोई हवाई बात नहीं है। उसकी एक मैं आपको ताज़ा मिसाल ये दे देता हूँ। अगर आप माजी में जाएँ, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, 2015 की बात है जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त 2015 में फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच में से 11 जो मुअज़्ज़ज़ जजेस थे उन्होंने इन फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब वो एक अक्सरीती फ़ैसला आ चुका, ये मामला पहले ही तय कर दिया गया और अक्सरीती जजेस ने इन फ़ौजी अदालतों के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं किया, तो क्या अब ये एक 7 रुकनी बेंच जो कि अक़लीती बेंच है 11 रुकनी बेंच के फ़ैसले को रद्द कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है, अगर वो रद्द करता है, अगर वो ये बेंच जो है 7 रुकनी उसको रद्द करता है, तो फिर वो फ़ैसला देने वाले जजेस, उसमें सज़ा पाने वाले जो लोग और दीगर उसमें जो अवामल कार फरमा है, क्या सबका फिर दोबारा ट्रायल होगा? क्या उन जजेस को फिर सज़ा दी जाएगी? क्या जो मुजरमान हैं उनको जो है वो फिर जो इन फ़ौजी अदालतों के नतीजे में इस दुनिया से वो उन्होंने अपनी सज़ा की जो है वो जो उन्होंने अपने जुर्म की जो सज़ा पाई, क्या उनको फिर वापस ला सकेंगे? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि आप उठें और एक फ़ैसला कर लें, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनकी अपनी हैसियत भी मुतनाज़ा हो गई। क्योंकि जब आपको मालूम है कि ये बेंच जब बना और जिस तरह बना वो आपके सामने है कि पहले जो एतजाज़ अहसन हैं वो मिलते हैं, फिर लतीफ़ खोसा मुलाकात करते हैं, फिर दोनों इकट्ठे मुलाकात करते हैं, फिर जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद खाजा की एक दरख्वास्त आ जाती है, उसका नंबर भी फौरी लग जाता है, फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। जो काज लिस्ट जारी की जाती है उसमें ये केस आखिर नंबर पे होता है, इसको पहले पे ले आ जाता है। और इसके ऊपर भी बात की जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, उन्होंने कहा ये तो कानून और आइन और जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसके भी ख़िलाफ़ है कि जो जिस तरीके से इस पटिशन को जो है वो आगे इंटरटेन किया गया। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वो तमाम माजी के फ़ैसले आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़, जो माजी में जब आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी कि सिविलियन का ट्रायल हो सकेगा, 1952 का एक्ट, फिर आप उसका क्या करेंगे? क्या उसको इन 7 रुकनी बेंच जो है वो सारे फ़ैसले को उड़ा के रख देगा? ये भी वो बुनियादी सवाल है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बेंच की जो हैसियत है वो मुतनाज़ा हो गई। और अगर ये फ़ैसला ये बेंच फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है तो क्या पाकिस्तान के अवाम और ख़ुद सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर हुकूमत और दीगर शराकतदार, क्या वो इस फ़ैसले को मानेंगे, इसको तस्लीम करेंगे? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा एक अदालती जो निज़ाम है वो इस वक्त आपका स्टेक के ऊपर है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुनने की बजाय अगर सियासी बुनियादों पर जो पटिशन्स है वो इंटरटेन की जाएंगी, ये एक सियासी पटिशन है, सियासी फ़ायदे के लिए दी गई है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि इन दोनों जो मुअज़्ज़ज़ वकला है, सीनियर वकला एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, इन्होंने
یہ پٹیشن دائر کرنے سے پہلے عمران خان سے ملاقات کی، ان کی اپنی پارٹی پیپلز پارٹی ان دونوں کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال چکی، ان کی رکنیت معطل کر چکی، تو اور اس کے بعد یہ سیاسی فائدے کے لیے وہاں پر چلے گئے، اور خود پھر عمران خان بھی اس میں وہ فریق ہیں۔ تو یہ نظر آتا ہے پھر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں، ان کی جو ساس محترمہ ہے ان کی آڈیو سامنے آئی، کس قسم کی چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ ان کیسز کو سننا ہے، لیکن وہ 54,000 کیسز جو پہلے سے زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو نہ جلدی نمبر لگتا ہے، نہ ان کی باری آتی ہے، نہ ان کو جناب کاز لسٹ سے الگ کر کے فوری سنا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انصاف تو پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن جہاں پھر انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر لوگ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، پھر اسٹیک ہولڈرز بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اس طرح کی جب آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر بہت زیادہ جو تحفظات کا ہے وہ اظہار کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک کیس اس وقت زیر سماعت ہے، اس معزز بینچ کو ماضی کے جو فیصلے ہیں آرمی ایکٹ کے حق میں، فوجی عدالتوں کے حق میں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کو تو نظر انداز کر کے، اکثریتی فیصلوں کو نظر انداز کر کے آپ اقلیتی فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی حیثیت اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لیں گے، اور اس سے آپ کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔